मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज से अगर कोई आपसे कि सवाल पूछे कि मंत्री क्या इसलिए बनाए जाते हैं कि वो अपने विभाग में अच्छा काम करें, तो आज से आप इस बात का जवाब ये दीजिएगा कि शायद नहीं। मंत्री बनाए जाते हैं वो इसलिए कि चुनाव जिता सके, जिताऊ चेहरे की तलाश में। आज इसीलिए यूपी की योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ। मैं इसे विस्तार नहीं मानता, क्योंकि जो जगह खाली थे, 3 मंत्रियों का निधन हो गया था, उसकी वजह से उनकी जो खाली कुर्सियां थी उस पर 7 चेहरे सजा दिए गए। अब आप पूछेंगे, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसे अब से करीब 3 महीना पहले हो जाना था, वो 3 महीने तक खिचड़ी पकती रही। लिस्ट तो बहुत पहले बन गई थी, वो लिस्ट मेरे पास भी थी। उस लिस्ट में कौन कौन नाम और चेहरे थे वो भी जानता हूँ। आखिरी वक्त में एक नाम कट गया, ये भी मैं जानता हूँ, और मैं आपसे बताऊंगा अभी सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे करके। पर ये जो विस्तार हुआ है, बीजेपी कोई भी काम करती है बहुत सोच समझ के, ठोक बजा के। मामला यूपी का है, इसीलिए बीजेपी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती जिसमें लेने के देने पड़ जाए। इसीलिए पितृपक्ष के मौके के होने के बावजूद, जिसमें कहा जाता है, और ये लोग तो हिंदुत्व की धार पे के लोग हैं, और वो कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन देरी बहुत हो चुकी थी, और ऐसा ना हो कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जैसा मैं कह रहा हूं कि 3 महीने पहले विस्तार हो जाना चाहिए था, तो पितृपक्ष में ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। ये शुभ नहीं माना जाता, लेकिन बीजेपी इसे अपने लिए शुभ मान रही है, क्योंकि उसने जो एक गुलदस्ता पेश किया है जाति का, बिरादरी का, समाज का मंत्रिमंडल विस्तार से, उसे लगता है कि उसकी चुनावी नैया पार लग जाएगी। 350 का लक्ष्य मैंने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बीजेपी के सभी बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार 300 पार नहीं, 350 पार हो जाएगा। तो इस 350 पार के लिए ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार, 53 मंत्री थे योगी समेत, अब 60 हो गए। सबसे बड़ा नाम जिसको आप सब जानते हैं वो है जितिन प्रसाद। जून के महीने में इसी साल कांग्रेस से उनका मन बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि साल भर से उनका मन कांग्रेस में छटपटा रहा था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। वो ब्राह्मण चेतना मंच के नाम पर एक मुहिम भी चला रहे थे कि कैसे यूपी में बीजेपी राज में, वही योगी आदित्यनाथ की राज की बात कर रहे थे, जिनके मंत्रिमंडल में आज वो मंत्री बन गए। वो कह रहे थे कि योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है, उन पर खूब अत्याचार हो रहा है। अब वो ऐसा नहीं कहेंगे, योगी आदित्यनाथ उनके खुद मुख्यमंत्री बन गए, बॉस हैं। तो जितिन प्रसाद जो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, 2004, 2009 का लोकसभा चुनाव धौरहरा से जीते हैं, और फिर 2014 का और 2019 का 2 लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव हार गए, बंगाल के चुनाव प्रभारी थे, कांग्रेस का खाता भी नहीं खोला, कांग्रेस का बिस्तर ही गोल हो गया। तो कांग्रेस में उनका मन नहीं लग रहा था, यहाँ आ गए हैं, अब वो मंत्री बन गए हैं। इकलौते कैबिनेट मंत्री इस विस्तार में अगर वो बने हैं, जितिन प्रसाद। और ये जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, इस तरह के फीडबैक आ रहे हैं कि यूपी में योगी राज में ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, उनको लगता है कि उनको जितना मिलना चाहिए था उतना उनको मिला नहीं। वैसे पता नहीं कब खुश रहते हैं, मैं नहीं जानता। ये यूपी में आजकल बहुत चर्चा है कि ब्राह्मण नाराज चले, नैरेटिव है। तो ब्राह्मणों को मनाने लुभाने के लिए आ गए हैं जितिन प्रसाद। हालांकि जब वो ज्वाइन किए थे तब भी बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे कहा था, जितिन प्रसाद कहाँ से लगता है मुझे ब्राह्मण, क्योंकि प्रसाद नाम में वो आकर्षण नहीं ब्राह्मण वाला। कोई शुक्ला, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी होते तो बात कुछ और होती। खैर, जितिन प्रसाद योगी मंत्रिमंडल के इकलौते कैबिनेट मंत्री बने इस विस्तार में। और जो 6 लोग आए हैं ना, एक चीज और बता दूं, ये जो बार बार कहा जा रहा है पश्चिमी यूपी में जाट हिसाब किताब गड़बड़ा सकते हैं, जाट का ठाट बाट बीजेपी का राह रोक सकती है बीजेपी की, तो इस मंत्रिमंडल में किसी भी जाट को कोई मौका नहीं मिला। कोई जाट नहीं है इस मंत्रिमंडल विस्तार में।
ये भी संभावना जताई जा रही थी, मेरे पास इस बात की पक्की खबर थी कि एक गुर्जर को बनाया जाएगा मंत्री, क्योंकि अभी सिर्फ एक अशोक कटारिया है बिजनौर के, जो कि योगी मंत्रिमंडल में इकलौते गुर्जर मंत्री हैं। अब वो भी कटारिया में ना, वो लगता नहीं है कि वो गुर्जर होंगे, जैसे होता ना अवाना, नागर, भाटी, तो उससे गुर्जर का एक सिंबल मिलता है। तो अशोक कटारिया में वो बात नहीं दिख रही थी। दो नाम चल रहे थे, एक वो तेजपाल नागर जो आजकल विवादों में है ना, दादरी में जो मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर, एक उनका नाम था और एक सोमेंद्र तोमर का नाम था, लेकिन दोनों का नाम कट गया और कोई गुर्जर इस बार मंत्रिमंडल में उसको जगह नहीं मिली है। अब आइए, संतोष गंगवार का नाम आप जानते होंगे, बरेली से कई बार सांसद बने, मोदी सरकार में मंत्री रहे, मोदी गवर्नमेंट नंबर 1 में भी, 2 में भी। उनकी उम्र अधिक हो गई है, बड़े पॉपुलर नेता हैं वो, बरेली के इलाके में कभी विवादों में नहीं रहे। मोदी मंत्रिमंडल के जो पिछले विस्तार में उनको हटा दिया गया था। सो संतोष गंगवार का अपने इलाके में ठीक ठाक उनका प्रभाव है। ये जो पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, संभल, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ गंगवार कुर्मियों की ठीक ठाक आबादी है। तो वहाँ की संतोष गंगवार की कमी पूरी करने के लिए छत्रपाल गंगवार, जो कि बरेली से, बहेड़ी से दूसरी बार विधायक बने हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको जगह दे दी कि चलो कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दे दिया गया। इसके अलावा जो भी बनाए गए हैं वो उन जातियों से बनाए गए हैं जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम होता रहा है। अब देखिए, निषादों की बात कही जा रही है तो गाजीपुर सदर से संगीता बलवंत बिंद, ये मल्लाहों की ही एक उपजाति है, पहली बार विधायक बनी है, उनको बना दिया गया है। तो एक उस इलाके में आप जानते हैं कि गाजीपुर, मऊ से लेकर गोरखपुर तक ना मल्लाहों की ठीक ठाक आबादी है, तो संगीता बलवंत बिंद को बना दिया गया। फिर आदिवासी को भी मौका मिला है, सोनभद्र से, ओबरा से विधायक हैं संजय गोंड, आदिवासी समाज से हैं, उनको मौका मिला है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आगरा के धर्मवीर प्रजापति हैं, कुम्हार जाति के हैं। आमतौर पे होता क्या रहा है ना कि यादवों को, कुर्मियों को और दलितों में जाटवों को ही आमतौर पर अगर देखें, वो मायावती की सरकार हो, मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की या बीजेपी की पिछली सरकारों में यही लोग मंत्री होते थे। बीजेपी ने एक नई कोशिश की है, उस कोशिश के तौर पर जो गैर यादव पिछड़े हैं, मतलब इसको अति पिछड़े कहिए, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उन लोगों को पिछड़ों में उभार रहे हैं। उसी चक्कर में धर्मवीर प्रजापति बन गए मंत्री। अब दलितों में भी देखिए कि वो उन्होंने क्या किया है कि खटीक, दिनेश खटीक, जो कि मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक हैं, उनको जगह दी गई है। और ये हस्तिनापुर वो विधानसभा सीट है जिसके बारे में बड़ा एक सगुन फैक्टर है, टोटका फैक्टर, कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक चुना जाता है ना, उसकी यूपी में सरकार बनती है। तो टोटके वाले विधायक जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। तो 7 लोग कुल हैं ये लोग। लेकिन इस मंत्रिमंडल से बीजेपी को क्या मिलेगा? उसको जो मिलेगा उसी लिए मंत्रिमंडल बना है। और वही मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जो शामिल किए गए थे, कौशल किशोर से लेके अजय मिश्र ट्रेनी, वहाँ पर ब्राह्मण, SP सिंह बघेल, वहाँ भी यही कोशिश थी, ब्राह्मण और पिछड़ों और दलितों को। वहाँ देखिए कौशल किशोर पास ही थे, यहाँ जो है दिनेश खटीक हो गए। तो इस तरीके से सामाजिक समीकरण को कि देखिए, हम आपकी इस छोटी छोटी जाति बिरादरी के लोगों को बीजेपी के अलावा कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा, ये बीजेपी बताने और समझाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए ये बात अखिलेश यादव को चुभ रही है। उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव की भी कोशिश उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की। अखिलेश के पास मुसलमान हैं और यादव हैं, पर इससे बात बनती नजर नहीं आ रही है। आप इससे आगे अगर 8-9% वोट बैंक लाएंगे तभी आपका काम बनेगा। इसके लिए वो भी उन्हीं जगहों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं जाति समुदाय बिरादरी के लोगों को वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कश्यप हो गया, बिंद हो गया, निषाद हो गया। उसके अलावा आपको बताऊं, कुर्मी में भी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें लगा बीजेपी तो उन्हीं के गेम में घुस रही है। उसी वोट बैंक के लिए इन दोनों पार्टियों में बिल्कुल मारकाट मची हुई है, क्योंकि मायावती तो पंडितों के शरण में चली गई, ब्राह्मणों के, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी जो है बढ़ता जाएगा चक्कर में। तो इस अति पिछड़ों और गैर जाटवों पर मारकाट मची है वोटों को लेकर के। इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये सब छलावा है, इनके नाम पट्टी का रंग रंग सूख जाएगा तब तक में तो 2022 का चुनाव आ जाएगा। ये बात सही है कि इन मंत्रियों को वक्त ही नहीं मिलेगा अपने विभाग को समझने में, उनके विभाग में कामकाज क्या होता है, उनके कर्मचारियों को समझने में, क्योंकि 3 महीने बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो करेंगे क्या। लेकिन ये जो
चुनौती है बीजेपी के सामने। पिछली बार क्या थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त हिंदुत्व का फैक्टर भी चला था, शमशान कब्रिस्तान चला था। आपको बताऊं कि टोपी और टीका तक चला था। देवा और महादेवा, यानी कि देवा शरीफ में बिजली मिलती है बाराबंकी की, लेकिन महादेवा मंदिर बाराबंकी में बिजली नहीं मिलती। ये सब मुद्दे उठाए गए थे और वो भी चल गया था। लेकिन अब चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोविड का भी रहा, कोविड को लेकर के भी तरह तरह के सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से योगी सरकार पर। उन सबसे निपटने के लिए ना, चूंकि आप किसको अब खराब बताएंगे, बुरा बताएंगे? सरकार में तो आप ही हैं। आपको अपना विकास भी दिखाना है, आपको अपना सामाजिक समीकरण भी लेकर के चलना है, ऊपर से आपको क्या करना है, हिंदुत्व भी लेकर चलना है। कास्ट सेंसस के लिए सरकार ने मना कर दिया। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए, मायावती भी कह रही हैं, और वो बात वही पिछड़ों और दलितों के वोट की बात की, पिछड़ों की वोट की बात है। तो एक तरीके से बीजेपी ने उसी समुदाय के लोगों को तोड़ कर अपनी तरफ ला करके ऐसा बनाना चाहती है गुलदस्ता कि उसका काम निकल जाए, उसके जो लक्ष्य है वहां तक वो बीजेपी पहुंच जाए। इसी के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर उससे छिटके तो संजय निषाद, जिनकी पार्टी बहुत पुरानी नहीं है लेकिन निषादों में, मल्लाहों में उनका अपना दबदबा है, उनके साथ गठबंधन कर लिया। और आज एमएलसी की जो 4 सीटों के नाम के ऐलान हुए, उसमें संजय निषाद भी आ गए हैं। वो संजय निषाद एमएलसी बन जाएंगे। उनके बेटे प्रवीण निषाद जो पहले से बीजेपी कोटे से सांसद बने हुए हैं। तो बीजेपी का ये प्रयोग जो है वो है, इस बार मानकर चलिए कि यूपी के चुनाव में बीजेपी का फोकस जो होगा वो पहला फोकस है मंडल, यानी सामाजिक समीकरण, जाति बिरादरी को जोड़कर वोट लेने की उसकी रणनीति। दूसरा हिंदुत्व, और तीसरा चूंकि विकास का वो बताएंगे कि 1.5 साल तो कोविड में निकल गया, तो इसीलिए जो बेनिफिशियरी वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर के किसान सम्मान निधि से लेकर ये सब जो योजनाएं हैं, ये 3 उनकी रणनीति के हिस्सा हैं। और इन्हीं 3 सामाजिक समीकरण जो पहला रणनीति का पहला पॉइंट है, उसी को देखते हुए आज का ये मंत्रिमंडल का विस्तार रहा।